हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी पीसीएस विद अभ्यर्थी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो जिसमें एमपीपीएससी के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दिया गया है उसको देख लिया होगा, जिससे आप लोगों के एमपीपीएससी के प्रीलिम्स तथा मेंस के एक एक पॉइंट के बारे में पता होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, क्या है एग्जाम का पैटर्न, कितनी कैसी प्रोसेस होती है, सब उस वीडियो में बताया गया है। तो जब आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आपको पता होगा कि एमपीपीएससी में एक नई यूनिट जो कि 2023 में नहीं थी, उसको 2024 के नए सिलेबस में प्रीलिम्स में ऐड किया गया है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। चूंकि यह नई यूनिट ऐड हुई है तो इसमें 2025 के 16 फरवरी के एग्जाम में प्रीलिम्स में आने की संभावना बहुत है। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं और यह यूनिट ना केवल प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट को हम लोग संजय गुप्ता सर के द्वारा लिखी गई है, जो निर्माण आईएएस के फैकल्टी हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। उसमें उन्होंने पूरा सिलेबस यूनिट 10 का कवर कर दिया है। बहुत ही अच्छी किताब है। हम उसी किताब से अपना पूरा यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे। इस बुक के पढ़ने का लाभ ये है कि इसमें ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा इस यूनिट से रिलेटेड जो जो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम ठीक से मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य का सिलेबस देख लें। तो सबसे पहले इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियां, संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजातियों संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इंग्लिश से द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन सी विशेष जनजाति पाई जाती है, ये हमको देखना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, मतलब हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन ट्राइब्स के लिए कौन कौन सी विशेष प्रावधान है उनको पढ़ना है। फिर मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश की स्पेशल ट्राइब्स कौन कौन सी हैं वो पढ़ना है। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स, PVTG, मतलब जो जनजातियां हैं, जनजातियों में भी जो विशेष प्रकार से पिछड़ी हुई जनजातियां उनके बारे में पढ़ना है। और ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स की, मतलब केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं इनके वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उनके कल्चर, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनके स्पेशल आर्ट, उनके फेस्टिवल, उनके डायलेक्ट्स, उनके लिटरेचर, ये सब पढ़ना है। फिर इसके बाद मेजर मध्य प्रदेश ट्राइबल कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल पर्सनालिटी ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हमको ये पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से मध्य प्रदेश के जनजाति व्यक्तित्व थे जिन्हें आज भी उनके कार्यों के लिए याद किया जाता है, मतलब कि किन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में योगदान दिलाया, किन्होंने विद्रोह किया, किन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर इन जनजातियों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, उनके म्यूजियम कौन है, पब्लिकेशन रिलेटेड टू ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, उनके पब्लिकेशन कौन से हैं। फिर एक फोक कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये हमारा यूनिट 10 का सिलेबस है। अब अगर हम निर्माण आईएएस की संजय गुप्ता सर की बुक में पहुँचेंगे तो सेम टू सेम हर चैप्टर इन्हीं यूनिट के आधार पर बनाया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, उनका समान परिचय, जैसे भौगोलिक वितरण व जनसंख्या। फिर दूसरा है जनजातियों से संबंधित प्रावधान, घुमंतू जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति, कोरकू जनजाति, कोल जनजाति, अन्य प्रमुख जनजातियां। ये भील, गोंड, बैगा, सहरिया, भारिया, कोरकू, कोल, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। फिर उसके बाद जो भी बची हुई जनजातियां, अन्य प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया गया है। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों को योगदान, जनजाति व्यक्तित्व, अनुसूचित जनजाति
के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम, फिर संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, फिर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। मतलब इस बुक में यूनिट 10 पूरी तरह से कवर किया गया है। तो हम सीधे सीधे बुक में पहुंचते हैं। उससे पहले सबसे ज़रूरी काम है कि आप मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से कंठस्थ कर लें। कौन सा जिला कहाँ पे है उसका लोकेशन आप याद कर लेंगे तो ये जनजाति की बुक पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 मैप आप खरीद लीजिए और उसमें 3-4 बार से ये पूरे ज़िले भर लीजिए, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और मेरी दूसरी वीडियो जिसमें परीक्षा दाम भी पढ़ाई जा रही है उसमें ये चैप्टर अच्छे से बताया गया कि कौन सा संभाग है, उसके अंतर्गत कितने जिले आए हैं, कौन सा नया जिला बना है, सब कुछ बताया गया। तो जाके आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और 2-3 मैप उठा के भर लीजिएगा, बस इतने में आप लोग को याद हो जाएगा। अब सीधे सीधे हम फर्स्ट चैप्टर में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियां, समान परिचय, उनका भौगोलिक वितरण व जनसंख्या। तो जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह हैं जो वर्तमान में भी विकास के सोपान पर पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जनजाति के बारे में बताया गया कि अभी आज भी वो विकसित नहीं है, आज भी वो टेक्नोलॉजी से दूर है, आज भी उनको बेसिक नीड उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? जनजाति। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनजातियों के बारे में क्या बोला गया है? हमारे संविधान में आर्टिकल 366(25) के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजाति समुदायों से है या अंशों से या समूहों से है जो संविधान के आर्टिकल 342(1) में अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 366 में सिर्फ डायरेक्शन दी गई है कि आप जाके किस में देखिए 342(1) आर्टिकल में, जहां लिस्ट अनुसूचित जनजाति के रूप में जिन जिन को माना गया है वही क्या कहलाएंगे? अनुसूचित जनजातियां। तो इसका मतलब मेन कहाँ दिया गया है अनुसूचित जनजातियों के बारे में? आर्टिकल 342(1) में दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अनुसूचित शब्द अंग्रेजी शब्द भाषा के शेड्यूल्ड शब्द का हिंदी अनुवाद है जिसका अर्थ सूची होता है। अर्थात अनुसूचित शब्द से तात्पर्य सूचीबद्ध करने से है। मतलब सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है? लिस्टेड करना, कि लिस्ट में हम किसी को डाल दिए हैं तो वो क्या होगा? अनुसूची, सूची होगा एक। क्या हुआ था कि वर्ष 1950 ईस्वी में जनजातियों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध करने के कारण ही अनुसूचित जनजाति कहा गया है। मतलब हमारे 1950 में बहुत सारी जनजातियां थी, उनमें से सिलेक्ट किया गया कि अच्छा ये प्रमुख हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियां होने के पूरे गुण विद्वान हैं। तो एक लिस्ट बनाई गई है जो कि आगे हमको पढ़ने को मिलेगी। तो ये कब बना? 1950 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था भारतीय संविधान में? तो कब किया गया था? वर्ष 1950 में। अब वर्ष 1950 में भारतीय समाज में 212 जनजातियों को सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। कितनी? 212 जनजातियों को। 212 जनजातियों को। कितनी जनजातियों को? 212 जनजातियों को। 4 चीजें अभी यहाँ पे हमको याद करना है। आर्टिकल 366(25) डायरेक्शन देता है कि अनुसूचित जनजातियों के कौन सी जनजातियों को कहेंगे जो कि कहाँ वर्णित है? आर्टिकल 342(1) में वर्णित है, उनको अनुसूचित जनजातियां कहेंगे। अब अनुसूचित जनजातियां इनको क्यों कहा गया? क्योंकि 1950 में हमारे संविधान में इनको लिस्टेड किया गया था। और कितनी जनजातियों को लिस्टेड किया था? 212 जनजातियों को। अब भाई कोई भी जनजाति, बहुत सारी जनजाति है, वो जाकर कहें कि हम भाई अनुसूचित जनजाति, हम अनुसूचित जनजाति हैं, हमको लिस्ट में डालो। भाई लिस्ट में डालने से उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो अब क्या एक क्राइटेरिया निश्चित किया जाए कि माना जाए कि हाँ ये अनुसूचित जनजातियां हैं? तो उसके लिए 1960 में एक चंदा समिति, कौन सी समिति बनाई गई? चंदा समिति बनाई गई, जिसने 5 मानक स्थापित किए। उनमें से क्या? भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन, संकोची स्वभाव। अगर किसी जनजाति में ये चीजें हैं तो वो कौन सी जनजाति कहलाएगी? अनुसूचित जनजाति। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि भौगोलिक एकाकीपन का मतलब क्या है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब कि एक प्रमुख क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में सिर्फ ये जनजातियां रहती हैं और वहाँ कोई नहीं रहता। तो अगर ये है। विशिष्ट संस्कृति का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट कल्चर, की एक स्पेशल उनका कल्चर है। और उनके प्रिमिटिव ट्रेड्स, आदिम जाति के उनके लक्षण हैं कि मतलब अर्धनग्न घूमना, मनुष्य को मार के खाना, ये सब हो सकता है कि उनके क्या हो? आदिम जाति के लक्षण हो। फिर पिछड़ापन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब
में बैकवर्डनेस हो और संकोची स्वभाव मतलब रिजर्व नेचर, मतलब कि कॉमन हम लोग जैसे लोगों से मिलने में वो संकोच, वो हम लोग से घुल मिल नहीं पाते, अगर ऐसा स्वभाव है तो वो किसमें अनुसूचित जनजातियों के इस अंतर्गत आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ सकता है कि किस समिति ने 5 मानक निर्धारण किए थे, कब निर्धारित किए थे कि ये कौन सी अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगी, उनके लिए मानक क्या क्या थे, ये मेंस में आ सकता है 2 नंबर में। कि भौगोलिक एकाकीपन, विशेष संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन, संकोची स्वभाव, जो भी जाति या समुदाय इन मानकों को पूर्ण करेंगी उन्हीं को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इन मानकों के आधार पर भारत की कुल 461 जनजातियों में से 424 जनजातियां अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं। तो अब प्रेजेंट में कितनी? 424। जब वर्ष 1950 में कितनी को किया गया था? 212। तो ये तो बढ़िया ट्रिक है। 212 का 2 गुना करेंगे, 212 का 2 करेंगे तो 424 आ जाएगा। तो ट्रिक याद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आते हैं कि किसके अनुसार ये डिफिनीशन दी गई है, इनको रटना नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंपीरियल गजेटियर के अनुसार क्या बोला गया था कि जनजातियां कौन है। तो जनजातियां परिवार या परिवारों का ऐसा समुदाय जिसका एक सामान्य नाम होता है। क्या होता है? एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली बोलते हैं, जो एक समान भूभाग पर रहने का दावा करते हो और जो हमेशा अंतर विवाह नहीं करते, भले ही प्रारंभ करता रहे हो, कि मतलब अंतर विवाह नहीं कर। तो अगर ट्रिक से याद करना है ना, तो याद करेंगे कि गजेटियर जो थे, तो गजेटियर में मेन प्रमुख बात क्या थी, और तो सभी डिफिनीशन देंगे कि उनकी एक स्पेशल बोली है, उनका स्पेशल कल्चर है, लेकिन अगर हमको ट्रिक से याद करना है तो सिर्फ हम यह याद कर लेंगे कि गजेटियर ने क्या कहा था कि अंतर विवाह नहीं करते, भले शुरू उन्होंने किया हो लेकिन अब नहीं करते। तो गजेटियर ने क्या कहा? अंतर्विवाह। गजेटियर ने क्या कहा? अंतर्विवाह। तो मान लीजिए प्रीलिम्स में कभी कभी आ जाए कि ये कथन किसके अनुसार है, तो अंतर्विवाह देख के आप गजेटियर मार सकते हैं। फिर मानव शास्त्र के अनुसार जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, एकरूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन रखता है। तो ये तो नहीं ना आएगा, इसको बस समझ लीजिए। फिर D.N. मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवारों या परिवार के समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, समान भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय और उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। तो कुछ निषेधों का पालन मौजूदार के लिए ये ट्रिक हमको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग और जो डिफिनीशन है कि भाषा सेम, ये सब तो सब देंगे, लेकिन हमको शब्द उठाना पड़ेगा कि मजूमदार ने क्या कहा था कि कुछ निषेधों का पालन करते हैं, कि विवाह, व्यवसाय की भाई हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, उनका फिक्स रहता है। ठीक है, तो विवाह, व्यवसाय, उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करेंगे। ठीक है, तो पहला हम रिवीजन कर लेते हैं। गजेटियर में क्या होगा? अंतर विवाह नहीं करते, भले उन्होंने शुरू किया था। मानव शास्त्र में तो वही है। फिर उसके बाद मजूमदार ने क्या कहा था कि विवाह, व्यवसाय और उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वालों में क्या करेंगे कि आप लोग क्या करेंगे कि जनजाति में आप क्वेश्चन हिंदी से ही सॉल्व कर लेंगे। चूंकि आप MPPSC के एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे हिंदी आती है ये अच्छे से, और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि अब आप पेपर में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जहाँ टफ शब्द रहेंगे वहाँ मैं उसको इंग्लिश से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर दूंगी। ठीक है, लेकिन आप आराम से पढ़िए, ये याद हो जाएंगी चीज़ें, मैं ट्रिक से बताऊंगी हर चीज़। ठीक, तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजातियां या आदिवासी को वनवासी या अत्विका कहा गया है। तो देखिए ट्रिक ये है कि प्राचीन संस्कृत मतलब पुरानी संस्कृति, पुराने में कहाँ लोग रहते थे? वन में रहते थे। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा गया है? जनजातियों को। आता है क्वेश्चन इस तरह का कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजातियां या आदिवासी क्या कहा, तो वनवासी कहा जाता था, वन में रहने वाले। और अत्विका भी एक वन का ही पर्यायवाची है। तो वनवासी और अत्विका ये संस्कृत जैसा शब्द भी लग रहा है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वनवासी या अत्विका कहते थे किसको? जनजाति को। ठीक, फिर ब्रिटिश काल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिवासी को पहाड़ी जनजाति कहा है। तो इसका ट्रिक क्या है? आता है क्वेश्चन कि ग्रियर्सन ने आदिवासियों को क्या कहा है? तो पहाड़ी जनजाति। तो इसका ट्रिक क्या कर सकते हैं कि ग्रियर्सन
ग्रियर्सन मतलब गिरने से लगा सकते हैं कि गिरेंगे, पहाड़ में अगर कोई चढ़ेगा कुछ प्रोटेक्शन वोटेक्शन लेके नहीं चढ़ेगा तो वो गिर जाएगा। तो ग्रियर्सन ने क्या कहा था इनको, पहाड़ी जनजाति, तो ग्रियर्सन का याद हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन तथा गोविंद सदाशिव घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा था। तो देखिए महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन, आपने पढ़ा ही होगा कि गिरिजन, गिरिजन, गिरी मतलब पहाड़, जन मतलब रहने वाले। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था, गांधी से गांधी और गी, तो गांधी से गिरिजन, ये दो ट्रिक इससे याद किया रहेगा कि महात्मा गांधी ने गिरिजन का। और सदाशिव, सदाशिव में शंकर भगवान शिव जी आ रहे हैं, तो शिव की पूजा हिंदू करते हैं, तो याद किया रहेगा गोविंद सदाशिव घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। 3 चीजें याद हो गई। प्राचीन संस्कृति में इनको वनवासी अत्विका कहा गया है। ब्रिटिश काल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा है। तो याद करेंगे कि पहाड़ से गिर जाएंगे अगर कुछ अच्छे से सामान लेके नहीं जाएंगे, तो ग्रियर्सन पहाड़ी जनजाति। महात्मा गांधी के गा से गिरिजन याद कर लीजिएगा। गोविंद सदाशिव घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है, याद हो गया। फिर जनजाति समुदाय के लिए प्रथम बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया। तो यहाँ पे ऐसी स्पेशल कोई ट्रिक तो नहीं बन पा रही, लेकिन मैंने जिस ट्रिक से याद किया है तो इसमें ऐसे याद किया था कि बापा आ रहा है, जैसे ठक्कर बापा में क्या आ रहा है, बापा, और इसमें भी वासी आ रहा है, तो वासी से बापा। आप सबको लगता होगा कि क्या ट्रिक है कैसे, लेकिन पेपर में यकीन रखिए यही चीज़ें याद आती हैं और इससे हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। चूँकि ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये ट्रिकें, छोटी छोटी ट्रिक जो होती है, बहुत हेल्प करती हैं। तो अब देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजातीय आदिवासी को वनवासी या अत्विका कहा गया है। तो वनवासी वन में रहने वाले, अत्विका जंगल से ही लगा लीजिएगा। तो ये पहला। ग्रियर्सन, तो गिरेंगे कहाँ से, पहाड़ी से, अगर कुछ वो लेके नहीं जाएंगे। तो ये याद रहेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा। फिर महात्मा गांधी का ग और गिरिजन, तो महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा है, गिरिजन। फिर गोविंद सदाशिव घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। सदाशिव शिव भगवान की पूजा हिंदू करते हैं, तो इनको पिछड़े हिंदू किसने कहा था, गोविंद सदाशिव ने कहा था। फिर ठक्कर बापा का आदिवासी, तो वाह और वाह, इससे याद कर लीजिएगा। याद करिए, ये बहुत क्वेश्चन आया है कि जनजाति को लिए इनके द्वारा किए गए कार्य के कारण इन्हें जनजातियों का पितृ पुरुष कहा गया है। तो जनजातियों का पितृ पुरुष किसे कहा गया है, ठक्कर बापा को। जनजातियों का पितृ पुरुष किसे कहा गया है, ठक्कर बापा को। पितृ पुरुष ठक्कर बापा। ठक्कर बापा के द्वारा जनजातियों पर ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक किताब 1950 में, सोचिए इनके द्वारा 1950 में ही ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिख दी गई। तो क्वेश्चन आ सकता है ट्राइब्स ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो ठक्कर बापा। ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी बुक है, 1950 में लिखी गई है, ठक्कर बापा। बैरियर एल्विन ने जनजाति समूहों की कला एवं संस्कृति, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक मुरिया और उनका घोटुल अद्दा बैगा, ये 2 पुस्तक है। देखिए, मुरिया एक जनजाति होती है, उनकी एक प्रथा होती है घोटुल प्रथा, तो इसलिए एक पुस्तक लिखी गई मुरिया और उनका घोटुल, जो कि 1947 में। और द बैगा पुस्तक कब लिखी गई, 1939 में। किसके द्वारा लिखी गई, बैरियर एल्विन के द्वारा। तो बैरियर मतलब क्या होता है, रुकाओ, बैरियर नहीं कहते बैरियर लगा दो। तो बैरियर 1947 में क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन ये बैरियर रुका रहा क्योंकि इसको यहाँ बुक लिखनी थी, विदेशी नाम लग रहा है इसका। तो याद कर लीजिएगा कि बैरियर एल्विन ने कौन सी, मुरिया और उनका घोटुल, जो कि 1947 में, और दूसरी बुक लिखी थी द बैगा, बैरियर से बा, तो द बैगा पुस्तक भी किसने लिखी थी, बैरियर एल्विन ने लिखी थी। तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, ठक्कर बापा ने। बैरियर एल्विन ने कौन कौन सी, मुरिया एवं उनका घोटुल 1947 में रुक गया था, 1947 में उसने लिखी। अद्दा बैगा पुस्तक लिखी 1939 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको याद करना है। अब हम पूरा ओवरव्यू लेंगे उस पेज का जल्दी जल्दी, कि आर्टिकल 366 में, आर्टिकल 366(25) में डायरेक्शन दी गई कि आप जाके पढ़िए, कहाँ पढ़िए, आर्टिकल 342(1) में, कि जो जो सूची में जितनी दी हैं वही वही क्या है, अनुसूचित जनजातियां हैं। और इनको कब लिस्टेड किया गया था, 1950 में। बहुत इंपॉर्टेंट, कब लिस्टेड किया गया था, 1950 में। फिर उसके बाद तब कितनी जनजातियां थी, 212, ठीक है। प्रेजेंट में कितनी है, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 424 अभी है, ठीक है। चंदा समिति बनी थी, क्या बनी थी, चंदा समिति, जिसने क्या किया था, 5 मानक निर्धारित किए थे। कौन कौन से, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, प्रिमिटिव ट्रेड्स,
बैकवर्डनेस, रिजर्व नेचर, डिस्टिंक्ट कल्चर मतलब भौगोलिक एकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन, संकोची स्वभाव। ठीक है, ये 5। तो समिति का नाम याद के रहेगा, चंदा समिति 1960। ठीक, फिर उसके बाद अब इधर फिर क्या क्या हमने थोड़ी डिफिनीशन देखी थी कि किसने क्या डिफिनीशन दी। तो डिफिनीशन में गजेटियर ने क्या कहा था, वही देखिए डिफिनीशन में तो एक स्पेशल बोली या उनका स्पेशल कल्चर ये सब तो ठीक है, आप जनजाति में आराम से बढ़िया से लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी कथन आ गया तो इसमें स्पेशल इनके में क्या था, हमेशा अंतर विवाह, कौन सा विवाह, अंतर विवाह नहीं करते, जबकि शुरू उन्हीं ने किया था। जबकि अगर शुरू कर सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं करते। ठीक, तो ये एक इनका था। दूसरा मानव शास्त्र के हिसाब से कुछ नहीं, मजूमदार ने क्या कहा था, मजूमदार ने कि ये किस चीज, कुछ चीजों में ये बचते हैं, मतलब कि विषय में कुछ निषेध मनाही करते हैं, जैसे विवाह, व्यवसाय, उद्योग। ठीक, व्यवसाय, उद्योग, इनमें ये भी मनाही करते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग किसके हिसाब से अब ये पढ़ेंगे कि इनका कब नाम कौन किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सबसे पहले संस्कृत ग्रंथों में इनको क्या कहा गया है, संस्कृत ग्रंथों में ट्रिक बताई थी मैंने कि वन में ग्रंथ, पहले के लोग कहाँ रहते थे, वन में। संस्कृत ग्रंथों में पहले वन जंगल का बड़ा महत्व था, वहीं ऋषि मुनि का आश्रम होता था। तो इनको क्या कहा गया, वनवासी, और ये क्या कहते हैं, वनवासी कहा गया, अत्विका कहा गया, अत्विका। ठीक, वनवासी, अत्विका। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, ग्रियर्सन, तो मैंने जॉर्ज ग्रियर्सन, तो मैंने ट्रिक बताई है कि गिर जाएंगे कहाँ से, पहाड़ी, कहाँ से गिर जाएंगे, पहाड़ी से। तो इन्होंने क्या कहा था, इनको पहाड़ी जनजाति। ठीक, फिर गांधी का मैंने बताया था, गांधी जी का, इन्होंने गा से गिरिजन, गांधी जी ने गा से गिरिजन बताया। ठीक है, फिर उसके बाद सदाशिव धुरिये ने क्या बताया, सदाशिव, तो शिव, तो इनको पूजा कौन करते हैं, इनके शिव जी के, पिछड़े हिंदू इन्होंने कहा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जनजाति समुदाय के लिए आदिवासी, हम लोग अभी भी मेन हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं या तो आदिवासी कहते हैं। तो किसने कहा, ठक्कर बापा, किसने, ठक्कर बापा, जिन्हें क्या कहा गया, पितृपुरुष, किसका, जनजातियों के, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जनजातियों के लिए। आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी बुक कौन सी है, कब इन्होंने लिखी, 19, याद किया रहेगा, जब अनुसूचित जनजातियां लिस्टेड हुई तभी उसी साल इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक, एक हो गया। एक आप लोग को और बुक का नाम याद करना पड़ेगा, किसने लिखा है, बैरियर इल्वा, 2 बुक इसने लिखी है, इल्विन, सॉरी इन्होंने लिखी है। ठीक, इल्विन। पहली बुक इनकी क्या है, ये मुरिया जनजाति आप लोग को पढ़ने को मिलेगी, मुरिया एंड देयर घोटुल, इंग्लिश से भी आ सकती कि मुरिया एंड देयर घोटुल, हिंदी से मुरिया और उनका घोटुल। घोटुल एक प्रथा है। कब लिखी, सब चले गए थे अंग्रेजों जैसा नाम है इसलिए, लेकिन ये रुक गए थे क्योंकि इनको बुक लिखना था। और एक इन्होंने बुक लिखी थी बैरियर से, द बैगा, बैगा भी एक जनजाति है। ठीक है, कब लिखी, 1939 में। ये पूरे पेज का ओवरव्यू हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं।